Hello guys, I am Bhupinder Singh, English teacher from SDS Public Senior Secondary School. Today I am going to teach you the 5th chapter of 11th class English reader Hornbill. The name of chapter is The Ailing Planet, the Green Movement's Role. Actually, this chapter is an article which was written by Nani Palkhiwala and which was published many years ago. In this chapter, Nani Palkhiwala raised some important questions. As we know, the green movements, I think most of the students have read about this movement in their earlier classes in SST. The following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. ये जो आर्टिकल था ये नानी पालखीवाला द्वारा लिखा गया था, जिसे द इंडियन एक्सप्रेस, द फेमस न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया 24 नवंबर 1994 को. द इश्यूज़ दैट ही रेज्ड, और वो मुद्दा जो उसने उठाया, नानी पालखीवाला ने जो मुद्दा इसमें उठाया रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, वो संबंधित था किससे? इस पृथ्वी की, इस धरा की, इस भूमि की हेल्थ, स्वास्थ्य की डिक्लाइनिंग के बारे में, गिरती हुई स्वास्थ्य के बारे में. कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस, जो लगातार जारी है, इससे संबंध रखती है. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. कहता कोई भी व्यक्ति विश्व के इतिहास में किसी आंदोलन को इस तरह से स्मरण नहीं कर सकता या उसे याद नहीं रख सकता जिसने संपूर्ण मानव जाति की कल्पना को इतनी तेजी से और पूर्णतः प्रभावित किया हो जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने, हरित आंदोलन ने किया था, जो लगभग 25 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था. इन दिस चैप्टर these 25 years, it was the time when this article was published. Before that time, 25 years ago, in 1972, the world's first nationwide Green Party, वो था कि 1972 में विश्व की पहली राष्ट्रव्यापी ग्रीन पार्टी was founded in न्यूजीलैंड, जिसकी स्थापना हुई थी न्यूजीलैंड में. Since then the movement has not looked back, और तब से लेकर इस मूवमेंट ने, इस आंदोलन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा. We have shifted, one hopes, irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view. वो कहता है we have shifted, हम बदल चुके हैं, हमारे अंदर बदलाव आ गया है. वन होप्स, एक उम्मीद, इरेवोकेबली मीन्स अनडाउटली, निसंदेह, फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, कि हमारी जो विचारधारा थी, हम मशीनों की तरफ जा रहे थे, उस मशीन की विचारधारा को उसने एक हॉलिस्टिक, पवित्र एंड इकोलॉजिकल व्यू, एक भूगर्भीय दृष्टिकोण में बदल दिया ऑफ द वर्ल्ड. और किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की बात नहीं कर रहा, वो एंटायर वर्ल्ड की बात कर रहा है. पूरे विश्व की जो सोच थी वो चेंज हो गई थी.
It is shift in human perceptions as revolutionary as that. अगर ये बदलाव था मानवीय विचारधारा में एक क्रांति के रूप में, as that introduced by Copernicus, जैसे कि कोपरनिकस ने इंट्रोड्यूस कराया था, परिचय कराया था, who taught mankind in the 16th century, जिसने मानव को 16वीं शताब्दी में बताया, समझाया, पढ़ाया that the earth and the other planets revolved around the sun, कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सन के, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार मानव इतिहास में, देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, ये एक विश्वव्यापी बढ़ती हुई चेतना थी. दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये पृथ्वी स्वयं अपने आप में एक जीता जाता ऑर्गेनिज्म है, एक जीवंत वस्तु है. An enormous being of which we are parts, एक विशाल being, विशाल अस्तित्व रखने वाली एक ऐसी वस्तु जिसका हम सभी एक हिस्सा हैं. It has its own metabolic needs, इसकी अपनी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, यानी इसकी अपनी ज़रूरतें हैं. And vital process which need to be respected and preserved, और कुछ वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट प्रोसेस, प्रक्रियाएँ, कुछ आवश्यक प्रक्रियाएँ हैं, विच नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए और जिनको बचाना चाहिए, जिनको प्रिजर्व करना चाहिए. द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, और कहता है कि पृथ्वी के जो ये अति आवश्यक चिन्ह हैं, ये इम्पोर्टेंट साइन हैं, ये क्या दर्शाते हैं कि एक लगातार अस्वस्थ हो रही मरीज के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं. We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. Stewards means manager. Trustees, to take care about something, to take care about heritage. कहता है कि हमें इस ग्रह के प्रति एक अच्छे संरक्षक के रूप में, ये हमारी ऑब्लिगेशन है, नैतिक जिम्मेदारी है, और इसको हमने महसूस करना शुरू कर दिया है, और हम इसे आने वाली पीढ़ियों के धरोहर के जिम्मेवार ट्रस्टी हैं, न्यासी हैं, जिन्हें हमें संभालना है. द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड, और कहता है कि ये विचारधारा किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, निरंतर विकास की जो अवधारणा थी, ये पॉपुलराइज हुई थी इन 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट. और ये किसके द्वारा पॉपुलराइज की गई, ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट के द्वारा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा. इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स. कह रहा अपनी इस विचारधारा में इस कमीशन ने इस विचार को इस विकास के रूप में परिभाषित किया है कि जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, किंतु आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों के अनुरूप होने की योग्यता को नहीं दर्शाता. इट मीन्स विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, अर्थात बिना प्राकृतिक संसाधनों को छीने हुए, नष्ट किए, जो आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता है. कहने का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम आज की अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें, किंतु जो फ्यूचर जनरेशन है उसके हिस्से का हम कुछ ना छीनें.
in the zoo at Lusaka, Zambia. Look, here it described an incident. वो कहता है कि लुसाका जाम्बिया के एक जू में देयर इज़ अ केस, वहाँ एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड्स, जहाँ पर एक नोटिस लिखा हुआ है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सबसे खतरनाक जानवर. इनसाइड द केस देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ. और उस पिंजरे के अंदर वहाँ कोई जानवर नहीं है, किंतु एक मिरर है, एक आईना है बहुत बड़ा, जहाँ तुम स्वयं अपने आप को देख सकते हो. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल. थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज. और इस चीज़ को लेकर जो ऑथर है वो क्या कहता है कि मैं विभिन्न देशों की अनेक एजेंसियों का धन्यवाद करता हूँ. In different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. कि जिसने इस संसार के सबसे खतरनाक जानवर के बारे में जो ये जानकारी प्राप्त हो सकी. He has realized the wisdom of shifting from a system based on denomination to one based on partnership. उसने इस बुद्धिमत्ता को महसूस किया. वो इतना बुद्धिमान हो गया कि अधिकार पर आधारित प्रणाली को बदलकर साझेपन पर आधारित प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए. कहने का मतलब डिनोमिनेशन की पॉलिसी को छोड़कर पार्टनरशिप की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया जाए. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. वो कहता है वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 मिलियन स्पीसीज, सजीव जातियों की कैटलॉग की है, लिस्ट बनाई है, सूची बनाई है, कह रहा जिसके साथ इंसान जो है इस पृथ्वी को शेयर करता है, बांटता है. एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज. कहता अभी भी सूची में शामिल ना किए गए उन जातियों के बारे में, उन प्रजातियों के बारे में अभी जो एस्टीमेट्स है वो अलग अलग हैं, बहुत विशाल रूप में हैं, भिन्न भिन्न हैं. बायोलॉजिस्ट्स reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. और कहता है कि जीव वैज्ञानिकों के अनुसार अज्ञानता के कारण लगभग 100 मिलियन, 100 मिलियन जो ये प्रजातियां हैं, लैंग्वेज हैं, ये अननेम्ड हैं और इग्नोमीनियस, एक अज्ञानता के अंधकार में खोई हुई हैं. वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डील इंटर आलिया with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. कहता one of the early international commissions, एक प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन, which dealt, जिसका संबंध था इंटर आलिया, अगर दूसरे शब्दों में कहें with the question of ecology, भूगर्भीय प्रश्न के साथ, एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण के साथ, वॉज द ब्रांड कमीशन. और वो इंटरनेशनल कमीशन का नाम क्या था? ब्रांड कमीशन. विच हैड डिस्टिंग्विश्ड इंडियन, जिसने क्या किया? जिसके अंदर एक प्रसिद्ध भारतीय एज वन ऑफ इट्स मेंबर, इसका एक सदस्य था मिस्टर L.K. झा, जिसका नाम था L.K. झा. द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन. और उस ब्रांड कमीशन की जो पहली रिपोर्ट थी उसमें एक प्रश्न उठाया गया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया
Are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए बढ़ते रेगिस्तान से झुलसा हुआ व जमीन के दृश्य और पीड़ित करने वाला पर्यावरण से पूर्ण ग्रह छोड़ने वाले हैं? कहने का मतलब क्या है? स्कोर्ड मीन्स जला भुना। क्या हम एक ऐसी धरती का निर्माण कर रहे हैं जो दिन पे दिन बंजर होती जा रही है? यू कैन सी in the name of development we are going to ahead of deforestation. Mr. Lester R. Brown in his thoughtful book, और एक मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन थे जिन्होंने अपनी एक विचारणीय पुस्तक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इसकी बुक का नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जिसमें क्या लिखा? पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर, कि इस पृथ्वी की जो बायोलॉजिकल सिस्टम हैं यानी जीव वैज्ञानिक प्रणालियां हैं वो चार हैं। वो चार कौन कौन सी हैं? यहाँ देखो बताई गई हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। ये चार हैं। और चार कौन कौन सी हैं? ये फिशरीज यानी मछलियाँ, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड्स घास के मैदान, एंड क्रॉपलैंड्स फसल वाली भूमि, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और ये चारों मिलकर करती क्या हैं? ये चारों मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की नींव रखती हैं, आर्थिक प्रणाली को बनाती हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, दीज फोर सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। हमारे भोजन के अतिरिक्त ये चार प्रणालियाँ वास्तव में उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं। एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, या केवल खनिज पदार्थों और पेट्रोलियम से प्राप्त बनावटी चीज़ों के अतिरिक्त। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विशाल क्षेत्रों में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। इस दुनिया में मैक्सिमम पार्ट में, विशाल क्षेत्रों में इन प्रणालियों का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, असहनीय होता जा रहा है, और इस बात का इंसान दावा करता है। A point where their productivity is being impaired, एक ऐसे बिंदु पर, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुकी हैं जहां पर इनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता जो है वो नष्ट की जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। When this happens, और जब ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स, मछलियों का पतन हो जाता है, गायब हो जाती हैं। फॉरेस्ट डिसअपीयर, जंगल गायब हो जाते हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन लैंड, वेस्टलैंड्स, और घास के मैदान जो हैं वो बंजर व्यर्थ भूमि में तब्दील हो जाते हैं। एंड क्रॉपलैंड्स डेटीरियोरेट, और जो हमारी फसल की जो भूमि है जहाँ फसल उगाई जाती है वो घटती चली जाती है, पतन की तरफ बढ़ती चली जाती है। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, इस समाज में, इस दुनिया में हर इंसान को प्रोटीन चाहिए, और इस प्रोटीन के प्रति जो सचेत और प्रोटीन के भूखे जो लोग हैं इस संसार में, वो करती क्या है? तो ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे। प्रतिदिन क्या करते हैं? वो अधिक मात्रा में मछलियों का शिकार करते हैं, मछलियों को मारते हैं। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, और गरीब देशों में खाना पकाने के लिए हो क्या रहा है? इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, यानी भोजन के लिए ईंधन प्राप्त करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। दिन पे दिन इनकी संख्या घटती चली जा रही है, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। इन सम प्लेसेस
firewood has become too expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. कह रहा अनेकों स्थानों पर ईंधन इतना महंगा हो गया है कि बर्तन के नीचे जलने वाला ईंधन बर्तन में पकाई जाने वाली चीज़ से ज़्यादा महंगा है। कहने का मतलब जो हमने उस फायरवुड के ऊपर जो पोट रखा हुआ उसके अंदर जो खाना पक रहा है वो सस्ता है, लेकिन उस खाने को पकाने के लिए जिस फ्यूल का, जिस फायरवुड का हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉस्टली है, वो महंगी पड़ती है। और आगे देखो उसके लिए एक रीज़न भी वो देता है, व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ इन सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स in the words of Dr. Mayers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय वन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, डॉक्टर मेयर के शब्दों में, डॉक्टर मेयर ने क्या कहते हैं उन्हें, विकास के पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन. Several species of life face extinction as a result of its destruction. इसके विनाश के परिणाम स्वरूप अनेक ऐसी प्रजातियां हैं जो विनाश की कगार पर खड़ी हैं, विनाश के किनारे पर खड़ी हैं. It has been well said that forests precede mankind. ये ठीक ही कहा गया है कि वन मानव से पहले आए. Deserts follow, बाद में मरुस्थल. The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acre a year. और कह रहा है कि इस अगर आधुनिक संसार की बात करें तो संसार के उष्ण कटिबंधीय वन जो हैं, जो हमारी एक प्राचीन विरासत है, वो 40 से 50 मिलियन प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से नष्ट हो रही है. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग for burning deprives the soil of an important natural fertilizers. और जलाने के लिए गोबर का बढ़ता उपयोग धरती को उसकी प्राकृतिक खाद से वंचित कर रहा है. The World Bank estimates, और ये विश्व बैंक का अनुमान है, that a 5-fold increase in the rate of forests planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार सन 2000 तक जो जलाऊ लकड़ी है, जो जलाने के लिए लकड़ी की डिमांड है, मांग है, उसका सामना करने के लिए हमें वन लगाने की दर में, यानी प्लांट द फॉरेस्ट, 5 गुना बढ़ोतरी करने की जरूरत है. उसको 5 फोल्ड्स करना पड़ेगा. जेम्स स्पेट, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forests and at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. विश्व स्रोत संस्थान के अध्यक्ष जेम्स स्पेथ ने एक दिन कहा था कि हम 1 एकड़ वन प्रति सेकंड खो रहे हैं, लेकिन ये तो 1.5 एकड़ प्रति सेकंड के आसपास है. आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A में ये प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण को बचाने और रक्षा करने का प्रयास करना और देश के जंगलों और वन जीवन को बचाने का प्रयत्न करेगा. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. किंतु बड़े दुख की बात यह है कि भारत में इनका ना तो आदर होता है और ना ही इनको लागू किया जाता है. For instance, the Constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished. अब बात वो करता है कि एक जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और वहाँ पे कुछ ऐसा ही एक फॉर इंस्टेंस, एक उदाहरण के लिए एक बात और करता है कि संविधान कहता है कि जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूरी समाप्त किए जाएंगे. बट they flourish shamelessly
even after 44 years of the operation of the constitution. लेकिन ये सब क्या हो रहे हैं, शेमलेसली फ्लोरिश हो रहे हैं, यानी शर्मनाक तरीके से फल फूल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के 44 ईयर्स के बाद भी, यानी संविधान के 44 साल होने के बाद भी, लागू होने के बाद भी ये सब हो रहा है। देखो अब ये 44 ईयर्स की बात कर रहा है 1994 के अकॉर्डिंग। A recent report of our Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forests at the rate of 3.7 million acres a year. और आगे कोई बात करता है कि संसद की एक अनुमान कमेटी की हाल की रिपोर्ट में पिछले 40 वर्षों में देश के जंगलों की विनाशकारी ढंग से क्षय होने की बात सामने आई है। विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार भारत 3.7 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से अपने वनों को खो रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, कर जो बड़े बड़े भूखंड हैं जो सरकारी तौर पर भूमि क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, जिनको फॉरेस्ट एरियाज बोलते हैं, द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। वो पहले ही वन रहित हो चुके हैं, पेड़ों से रहित हो चुके हैं, सिर्फ किताबी बातें। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट्स is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics। क्या जो वास्तविक आंकड़े हैं, वो वास्तविक आंकड़ों की जो वन के पतन की जो दर है, वन के जो पतन की दर है वो बताई हुई दर से 8 गुना अधिक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सरकारी आंकड़े हैं और जो एक्चुअल बात है उसमें दोनों में ही डिफरेंस है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations, कहता उपग्रहों एवं हवाई चित्रों का प्रयोग करते हुए यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया एक 3 वर्षीय अध्ययन, 3-year study, warns that the environment has deteriorated so badly। वो ये चेतावनी देता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो बुरी तरह से ह्रास हो रहा है, बुरी तरह से उसका पतन हो रहा है। डेट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। और कह रहा है कि जहाँ तक 88 देशों में इसकी सर्वे की गई है, इसको इन्वेस्टिगेट किया गया है, वहाँ पर ये स्थिति बहुत क्रिटिकल, बहुत चिंताजनक बनी हुई है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। कहते हैं यहाँ पे कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है कि संसार की जनसंख्या वृद्धि मानवीय समाज के भविष्य को दूषित करने में, उसको डिस्ट्रॉय करने में एक शक्तिशाली फैक्टर बन चुका है, कारक बन चुका है। It took mankind more than a million years to reach the first billion। कर मानव को 1 बिलियन जनसंख्या तक पहुंचने में 1 मिलियन वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगा। 1 मिलियन वर्ष से ज़्यादा में फर्स्ट बिलियन तक हम पहुँचे। That was the world population around the year 1800
by the year 1900 a second billion was added। कह रहे ये जो जनसंख्या थी ये लगभग 1800 ईस्वी के आसपास थी और 1900 ईस्वी में 1 बिलियन की और वृद्धि हो गई, यानी अगले 100 वर्षों में 1 बिलियन की वृद्धि हो गई। एंड द 20th century has added another 3.7 billion। बट जहाँ 20th century की बात करें, यानी अगले 100 वर्षों की बात करें तो वहाँ पर 3.7 बिलियन और ऐड हो गए। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। और ये कहता है वर्तमान की अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं पॉपुलेशन का तो वो लगभग 5.7 बिलियन है, मीन्स 570 करोड़। बट ये बात कर रहा है उस वक्त की जब ये आर्टिकल लिखा गया था। अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो मोर देन 8.5 बिलियन। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन। हर 4 दिन में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 मिलियन बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज। आय की वृद्धि के साथ उत्पादकता कम हो जाती है। एजुकेशन स्प्रेड्स। शिक्षा का विस्तार होता है। एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। और स्वास्थ्य सुधरता है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। कहता है इस प्रकार जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो एक सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है। बट डेवलपमेंट itself may not be possible if the present increase in numbers continues। लेकिन विकास अपने आप में संभव नहीं हो सकता यदि नंबर्स में, जनसंख्या में वर्तमान वृद्धि इसी प्रकार जारी रहे तो। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। कर धनी लोग और ज़्यादा धनी हो जाते हैं और गरीब लोग और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और वह गरीबी की अवस्था में ही रह जाते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। ज़्यादा बच्चों का होना का मतलब ये नहीं है कि काम करने वाले ज़्यादा होंगे। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। मतलब मुश्किल से ही बहुत से लोग बिना काम के हैं। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल्स। ऐसा सजेस्ट नहीं दिया जा रहा, ऐसा सुझाव कोई नहीं है कि इंसान को जानवरों की तरह व्यवहार किया जाए, उनके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जाए। एंड कंपल्सरीली स्टरलाइज्ड। और अनिवार्य रूप से ज़बरदस्ती उनको गर्भ निरोध करने का सुझाव दिया जाए, उनका गर्भ निरोधक कर दिया जाए। जैसे कि देखा था 1976-1977 में इमरजेंसी लागू की गई थी और उसमें ही इस प्रकार की क्रिया अप्लाई की थी और पब्लिक को बहुत कुछ उस टाइम फेस करना पड़ा था। एनीवे, लेट्स गो फर्दर। But there is no alternative to voluntarily family planning without introducing an element of coercion। कहता लेकिन दबाव के द्वारा इच्छा से परिवार नियोजन का कोई विकल्प नहीं है। The choice is really, और जो चुनाव है वो वास्तव में between control of population and perpetuation of poverty। कह रहा जो चुनाव है वो किस चीज़ के बीच में है? वो एक तो जनसंख्या नियंत्रण पे है और दूसरी चीज़ है परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी की निरंतरता, यानी गरीबी को लगातार जारी रखा जाए या पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जाए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। करंट सिनेरियो की बात करें तो कहता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो 920 मिलियन है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स। भारत की अवस्थाओं से परिचित कोई भी व्यक्ति कह रहा है इसमें संदेह नहीं करेगा कि यहाँ के लोगों की आशा अपनी भूखी झोपड़ियों में मरने की होगी। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। कहता है कि अगर
उस पर एक कंडीशन अप्लाई ना कर दी जाए कि जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता नहीं दी जाए। तो अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं की गई तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग अपने घरों में, अपनी झोपड़ियों में भूख से दम तोड़ देंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न। और कहता मानव इतिहास में पहली बार हमने एक गंभीर चिंता देखी। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। जहाँ पर सर्वाइवल की बात यानी जीवन यापन की बात केवल लोगों के लिए नहीं बल्कि इस प्लेनेट के लिए, ग्रह के लिए थी। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमने अपने अस्तित्व के आधार के बारे में एक संपूर्ण विचारधारा अपनाना शुरू कर दिया है। The environmental problem does not necessarily signal our demise। और कहता है कि ये पर्यावरणीय जो समस्या है इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी डिमाइज की, डेथ की, मृत्यु की कोई सिग्नल है, कोई संकेत है। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये हमारा पासपोर्ट है, प्रवेश पत्र है। किस लिए? भविष्य के लिए, भविष्य में जाने के लिए एक प्रवेश पत्र के तरह काम करेगा। It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts। कह रहा बढ़ता हुआ नए संसार का सपना जिम्मेदारी के युग में शुरू हो चुका है। विभिन्न हिस्सों के संग्रहण के बजाय संसार को एक संगठित रूप में देखना एक संपूर्ण और पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जिम्मेवारी के इस नए युग में उद्योग को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। वट आर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डू पॉन्ट। कह रहे यदि और अधिक व्यापारी डू पॉन्ट जो चेयरमैन थे किसके, मिस्टर एडगर एस वुलार्ड हु 5 years ago, मिस्टर एडगर एस वुलार्ड से जो सहमत हो तो क्या बदलाव होगा, क्या परिवर्तन होगा। जिन्होंने 5 वर्ष पहले डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, अपने आप को उस कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर यानी मुख्य पर्यावरणीय अधिकारी घोषित किया था। ही सेड, उसने कहा, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। हमारा निरंतर अस्तित्व एक अग्रणी उत्पादक के रूप में इस चीज़ की मांग करता है कि हम पर्यावरण उपलब्धि में अग्रणी हों। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English uses as her fallacious words। कहता अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान मार्गरेट थेचर द्वारा दिए गए कथनों में से कोई भी कथन अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में इतना प्रचलित नहीं हुआ जितना कि उनके फैलिशियस वर्ड्स, फैलिशियस मतलब ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ड्स, खूबसूरत शब्द। नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि किसी भी पीढ़ी का इस पृथ्वी पर पूर्ण अधिकार नहीं है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, ऑन अर्थ ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी। कह रहा हम सभी क्या हैं, किराएदार हैं, हम सब इसके मजदूर हैं। विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, जिसको पूरी तरह से ठेके पे लिया गया है, पूरी तरह इसकी रिपेयरिंग के लिए हम इसके मजदूर हैं। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। कि हमने इस पृथ्वी को अपने पूर्वजों से एक धरोहर के रूप में प्राप्त नहीं किया है, बल्कि हमने अपने बच्चों से इसे
उधार लिया है और हमें इसकी केयर करनी चाहिए। It was the 5th chapter of your book Hornbill. English reader. We shall discuss next chapter in the next video. Till then, bye and have a nice day. Thank you.